हाय फ्रेंड्स, कैसे आप देख रहे हैं जेडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है सभ्यता, यानी कि नदी घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। ये क्लास 6 का है। हम इसको देखेंगे, हमारा इतिहास एवं नागरिक जीवन। तो आज का हमारा विषय है नदी घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपने सुना है, देखा कि सभ्यता यानी कि जब से इस पृथ्वी का विकास हुआ उसके बाद से लोग कहाँ पर रहना शुरू किए सबसे पहले, और किस प्रकार से रहते थे, उनका रहन सहन कैसा था, वो भवन निर्माण कैसे करते थे। आज से आधुनिक युग से बहुत पहले, यानी कि जिस समय कोई विज्ञान कोई चीज़ नहीं थी, तो उस समय भी उनका रहन सहन बेहतर और अच्छा था। और उनके जो रहने का तरीका था, जो मकान बनाने का तरीका था, रोडें थी, ये सब बहुत ही बेहतर थे। उसी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नदी घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। विश्व की प्राचीन नगर सभ्यताओं का विकास, यानी कि जो प्राचीन नगर सभ्यताओं का विकास हुआ, विकास कहाँ पर हुआ? नदियों के किनारे हुआ। नदियों के किनारे होने का कारण क्या रहा होगा? नदियों के किनारे होने के कारण रहा होगा कि पानी की उपलब्धता, खेती की उपलब्धता, सिंचाई की उपलब्धता और यातायात, यानी कि जलमार्ग से आने जाने की जो व्यवस्था रही होगी बहुत सुगम और सरल रही होगी। उस समय में जलमार्ग बहुत बेहतर रहा होगा। तो सबसे पहले विश्व की प्राचीन नगर सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ। फिर इसके बाद आता नदी के किनारे होने के कारण अन्न उत्पादन ने व्यापार को बढ़ावा दिया, यानी कि जब अन्न उत्पादन होगा तो व्यापार को बढ़ावा दिया गया होगा, और जिससे नगरों का विकास संभव हो सका। जिससे क्या हुआ? नगरों का विकास संभव हो सका। व्यापार के लिए जल मार्ग सुलभ था, यानी कि व्यापार जो था वो जल मार्ग से होता था, सुलभ था। साथ ही नदी मार्ग से व्यापार सस्ता, आसान तथा सुरक्षित था। फिर इसके बाद आता नगरीय जीवन में अब कृषि को अपेक्षा अन्य काम धंधों की भी आवश्यकता महसूस की गई होगी, तो उसमें अधिक महत्व मिला। यानी कि जो अन्य काम धंधे रहे होंगे उनका भी महत्व बढ़ गया होगा। क्यों? क्योंकि जब नगरों का विकास होगा तो अन्य आवश्यकताएं भी बढ़ेंगी। इन काम धंधों के विकास के लिए प्राकृतिक कच्चे माल की उपलब्धता पर तथा उससे निर्मित वस्तुओं ने नगरीय जीवन को उन्नत बनाया। यानी कि जो नगर का जीवन था वो प्राकृतिक कच्चे माल की उपलब्धता के कारण से नगरीय जीवन को क्या किया? उन्नत बना दिया होगा, बढ़ाया होगा। फिर इसके बाद आता फलस्वरूप विश्व में पहली बार, यानी कि फलस्वरूप विश्व में पहली बार अलग अलग नदियों के किनारे नगरीय सभ्यता का विकास हुआ। यानी कि अलग अलग नगर रहे होंगे, अलग अलग नदियाँ रही होंगी, वहाँ पर विकास हुआ जिनमें सिंध नदी के तट पर विकसित हुई हड़प्पा सभ्यता कहलाती है। विकसित हुई सभ्यता क्या कहा गया? हड़प्पा सभ्यता कहा गया। हड़प्पा सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता थी लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1250, यानी कि 1520 ईसा पूर्व तक माना जाता है। फिर इसके बाद आता है कि सन 1921 में, भारत में उस समय अंग्रेज़ों का राज्य रहा। 1921 में पुरातत्वविदों ने पंजाब प्रांत में, यानी कि पंजाब प्रांत में हड़प्पा नगर स्थल की खोज किया। उस समय अंग्रेज़ों का शासन था। फिर इसके बाद क्या हुआ? इस स्थल से प्राप्त अवशेषों के अध्ययन से, इनके अवशेषों से प्राप्त अवशेषों के अध्ययन से पुरातत्वविदों को ज्ञात हुआ कि यह एक नगरीय सभ्यता थी, यह एक नगरीय सभ्यता के अवशेष हैं। फिर इसके बाद आता है कि इसी प्रकार सिंध प्रांत में, यानी कि जो सिंध प्रांत में थे, एक और गांव मिला जिसको लोग क्या कहते थे? मोहनजोदड़ो कहते थे। आप जानते हैं मोहनजोदड़ो किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है, मतलब होता है मृतकों का टीला। मृतकों को टीला कहा जाता है। यहाँ से भी नगरीय सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, यानी कि नगरीय अवशेष की सभ्यता जो प्राप्त हुई, यहाँ पर भी अवशेष प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। फिर इसके बाद आता है हड़प्पा नगर, यानी कि जो हड़प्पा नगर स्थल से इसके सभ्यता के अवशेष सबसे पहले, यानी कि जो सबसे पहले खोजा गया अवशेष मिले थे, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। इसलिए क्या कहा गया? इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है कि
पुरातत्वविदों ने इन स्थलों की विस्तृत खुदाई की। यानी कि जब विस्तृत खुदाई किया गया तो इसके नीचे दबा हुआ पूरा का पूरा शहर मिला था, इसलिए इसको सभ्यता को निरीक्षण किया गया, देखा गया, फिर उसके बारे में जानकारी है। फिर लिखा हुआ नगर ही नगर, यानी कि जब अवशेष की खुदाई हुई, नीचे देखा गया तो नगर ही नगर यानी कि कई नगर मिले। धीरे धीरे आगे और खोज हुई, कई जगहों पर खुदाई की गई, तो इन खुदाई से पता चला कि उस समय एक नहीं दो नहीं कई नगर थे, यानी कि एक दो नहीं और कई नगर थे। फिर ये नगर सिंध नदी और उसकी सहायक नदियों की घाटी में बसे हुए थे, यानी कि सिंध नदी या उसकी सहायक नदियों की घाटी पर बसे हुए थे। इस सभ्यता के कुछ क्षेत्र आज पाकिस्तान में, यानी कि भारत पहले बहुत बड़ा देश था, हम आप जानते हैं पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, तब कुछ क्षेत्र वहाँ पर भी पाए जाते हैं। फिर इसके बाद आता भारत में रोपड़ यानी कि पंजाब प्रांत में, कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में तथा दायमाबाद महाराष्ट्र इस सभ्यता से संबंधित मुख्य पुरास्थल हैं। फिर इसके बाद आता है नगरों की विशेषताएं। जो नगर थे उनकी विशेषताएं क्या थी? जो नगर थी उनकी विशेषताएं थी कि हड़प्पा कालीन नगरों का निर्माण एक निश्चित योजना के आधार पर होती थी। जो निश्चित योजना का आधार था किया गया था। ये सड़कें क्या थी? चौड़ी थी तथा छोटी छोटी सड़कें एवं गलियों से जुड़ी होती थी। जो मेन रोड थी वो छोटी रोड से रास्तों से जुड़ी रहती थी। सड़कें पूर्व से पश्चिम की ओर, सड़कें कैसी होती? पूर्व से पश्चिम की ओर होती थी तथा उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी। पूर्व से पश्चिम की ओर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी। सड़कों के किनारे पक्की नालियाँ बनी होती थी। जो सड़कें थीं उनके किनारे पक्की नालियाँ बनी होती थी। हर घर की नाली बड़े नालों से मिल जाती थी और इनमें हर नाली में क्या होता? हल्की ढाल बनी होती थी ताकि पानी क्या हो जाए? सुगमता से आसानी से निकल सके। फिर इसके बाद आता है, इसे पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग सफाई और स्वच्छता के लिए क्या है? प्रति जागरूक थे। यानी कि उस समय भी लोग स्वच्छता सफाई के प्रति अत्यंत जागरूक थे, इससे ये पता लगता है। फिर आगे देखते हैं, अभी हम सब लोग अब हम आगे देखते हैं। इसी पार्ट में दिया है भवन निर्माण, यानी कि भवन निर्माण कैसा था। जो उत्खनन किया गया था उसमें भवन निर्माण की बड़ी बड़ी इमारतें मिली। क्या हुआ? बड़ी बड़ी इमारतें मिली थी जिनका आयताकार, यानी कि जो बनावट थी वो कैसा था? आयताकार था। कई 2 मंजिला मकान थे, यानी कि कई जो 2 मंजिला मकान थे। कुछ छोटे छोटे घर होते थे, यानी कि कुछ 2 मंजिला मकान होते थे और कुछ छोटे आकार के रहे होंगे। फिर दिया हुआ कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो एवं अन्य स्थलों की खुदाई से पता चलता है कि हड़प्पा कालीन भवनों का निर्माण एक सुनिश्चित योजना के अंतर्गत किया गया था। यानी कि जो मकान बने थे, घर बने थे, जो रास्ते बने थे, उसमें क्या था? एक सुनिश्चित योजना थी कि कहाँ से पानी निकलना है, कहाँ से रास्ता जाना है, कहाँ खिड़की देना, यानी कि सारी चीज़ें एक सुनिश्चित योजना के अंतर्गत। फिर दिया कि प्रत्येक घर में रसोई घर था, शौचालय था तथा स्नानागार की उचित व्यवस्था थी। यानी कि इस प्रकार से जो हम आप आज घर बनाते हैं उसमें उस समय से रसोई घर, शौचालय और स्नानागार का उचित व्यवस्था थी। फिर इसके बाद आता है कि 2 मंजिल मकान के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों की व्यवस्था थी। क्या थी? सीढ़ियों की व्यवस्था थी। दीवारें पक्की ईंटों की बनी होती थी, यानी कि जो पक्की ईंटें थी दीवारें उसकी बनी होती थी। इसका मतलब था कि उस समय ईंटों को पकाने के लिए भी कोई न कोई चिमनी या कोई न कोई व्यवस्था थी। फिर इसके बाद आता है कि मोहनजोदड़ो यानी कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों की खुदाई में पक्के घरों के अलावा बड़े बड़े गोदाम भी मिले हैं। यानी कि जो बड़े बड़े गोदाम होते हैं, हम आप जानते हैं गोदाम क्या है? किसी वस्तु को सुरक्षित रखने के लिए गोदामों में रखा जाता है या भंडारण किया जाता है, तो उस समय भी बड़े बड़े गोदाम पाए गए थे। तो इसका मतलब है कि उस समय भी इस तरह की व्यवस्थाएं रही। फिर इसके बाद आता है कि मोहनजोदड़ो में एक बड़ा सा पक्का स्नानागार मिला। यानी कि जो पक्का स्नानागार मिला है इसके चारों तरफ कमरे बने थे। यानी कि जो स्नानागार है इसके चारों तरफ पक्के कमरे बने हुए थे। फिर इसके बाद आता रहन सहन। इनका रहन सहन कैसा था? हम आप जानते थे रहन सहन में क्या था? उस समय चावल, गेहूं
और जो हड़प्पा सभ्यता के मुख्य भोज्य पदार्थ थे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो चावल, गेहूं और जौ का प्रयोग खाने में करते थे। फिर इसके बाद आता कि ये लोग सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के कपड़ों का प्रयोग करते थे। हम आप जानते हैं जिस प्रकार से हम सब लोग सूती और ऊनी कपड़ों का प्रयोग करते हैं, उस प्रकार से उस समय के लोग भी करते थे। यहाँ के निवासी गेहूं, जौ, कपास, मटर, तिल और चावल की खेती करते थे। फिर इसके बाद आता है कि ऊंचे कंधों वाले बैल, यानी कि जो पशु पाले जाते थे, तो ऊंचे कंधों वाले बैल गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर, हाथी, ऊंट इनके पालतू पशु थे। इनके पालतू पशु थे। ये जो पहनने में था लेडीजों को हार, कंगन, पायजेब, यानी कि जिसे हम सब लोग क्या कहते हैं, पायल कहते हैं, बाली, अंगूठी उनके प्रिय आभूषण थे। फिर इसके बाद आता है कि मकान बनाने का, यानी कि मनका बनाने का, सॉरी मकान नहीं, मनका बनाने का जो कारखाना था चौंदड़ों में प्राप्त होता है, यानी कि जो फैक्ट्री थी चौदड़ों में प्राप्त किया गया था, जो मनका बनाती थी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो देवी देवता थे, यानी कि जो देवी देवता थे, इनके पत्थर के चौकोर पट्टे पर एक आकृति के सिर पर बैल के सींग के आकार की चित्र था, जिसके चारों तरफ कई जानवर बने थे। या कोई देवी देवता होंगे संभवतः, मतलब ऐसा कहा नहीं जा सकता, लेकिन इससे स्पष्ट होता है कि ये सिंधवासी लोग इन्हें पशुओं देवता मानकर पूजा करते रहे होंगे। फिर इसके बाद आता, इसके अलावा कुछ मोहरों पर पीपल की पत्तियां तथा सर्प बने हुए देखे गए, जो जैसी बनी हुई मिली है शायद वे इनकी पूजा करते रहे होंगे। फिर इसके बाद आता है कि इतिहासकारों के अनुसार, जो इतिहासकार हैं उनके अनुसार कहा गया कि जो सभ्यता के धर्म की 4 मुख्य विशेषताएं थी, वो मुख्य 4 विशेषताएं क्या थी? ये थी कि मातृ शक्ति की उपासना की जाती थी। जो मातृ शक्ति थी उनकी उपासना की जाती थी, और शिव की पूजा की जाती थी, और वृक्ष पूजा किया जाता था, और साथ साथ पशु पूजा भी किया जाता था। इस प्रकार से वो अपने देवी देवताओं को मानते थे। फिर इसके बाद आता है काम धंधे, यानी कि हम आप जानते हैं कि जहाँ रहना है, खाना है, कुछ करना है, तो उसके लिए कुछ काम धंधा भी होंगे। तो खुदाई से तांबे और कांसे की बनी हुई कुल्हाड़ी, दर्पण, आरी, कंघिया, उस्तरा आदि प्राप्त हुए हैं। इससे क्या पता लगता है कि उस समय के लोग जो है तांबे और कांसे का प्रयोग करना सीख गए थे, खुदाई करना सीख गए थे, उनको साफ करना सीख गए थे। सिंध घाटी के लोग ज़मीन से धात निकालने और उसे साफ करने का, गलाकर चीज़ें बनाने के तरीके से परिचित थे। इसके बाद आता है कांसा, तांबा और टिन को मिलाकर के बनाई गई जो वस्तु होती थी उसे धात कहते हैं। फिर इसके बाद आता है उस समय चक्के का इस्तेमाल, यानी कि चक्के का प्रयोग हो गया था, हम सब लोग जानते हैं। तो चक्के का इस्तेमाल मिट्टी के बर्तन बनाने में किया जाने लगा, जो इससे बर्तन का आकार क्या हुआ, आकृति सुंदर और अच्छी हो गई, और अच्छे किस्म के बर्तन बनने लगे। हड़प्पा के नगरों में बहुत से कारीगर थे, यानी कि बहुत से कारीगर होने का मतलब अलग अलग प्रकार की चीज़ों को बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के कारीगर होते थे जो ये काम करते थे। अलग अलग चीज़ों को बनाने वाले अलग अलग कारीगर होते थे, जो अपनी चीज़ों को बना करके क्या करते थे, दूसरे लोगों को बेचते थे। फिर आता है वस्त्र विनिमय। वस्त्र विनिमय मतलब होता है कि अदला बदली, यानी कि एक वस्तु को दूसरे वस्तु से देना या बेचना, उसे अदला बदली कहते हैं या वस्त्र विनिमय कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तुओं को ले दे करके अपना व्यापार करते थे। इसलिए क्योंकि उस समय क्या था, रुपये या किसी लेन देन या सिक्कों का प्रयोग नहीं होता था, यानी कि उस समय प्रचलन नहीं था, उस समय ऐसे पैसे का प्रचलन नहीं था। इस प्रकार से वस्त्र विनिमय में क्या करते थे, वे एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को ले लेते थे। इस प्रकार से ये हम देखें। फिर नेक्स्ट आगे देखेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं हम सब लोग व्यापार, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता नागरिक थे वो एक देश से दूसरे देश को व्यापार करते थे। कैसे? देखिए, हड़प्पा के नगरों से पत्थर, हाथी दांत, धात एवं मिट्टी की बनी वस्तुएं मिली हैं, यानी कि जब खुदाई हुई थी तो इस प्रकार के वहाँ पर वस्तुएं मिली हैं। तो कुछ विद्वान सोचते हैं कि ये वास्तव में व्यापारियों की मोहरें थी। इसी प्रकार से देखा कि विभिन्न आकार की हैं। इन मोहरों पर आदमी की आकृतियाँ,
कुछ पर जानवरों की, पौधों की और कुछ पर बर्तनों की आकृतियां बनी हुई थी। इससे सिद्ध होता कि जो व्यापारी थे वो अपनी मुहर लगा करके गीली मिट्टी पर लगा देते थे, जिससे उनकी एक पहचान रहती थी और इस प्रकार से वो काम करते रहेंगे। तो व्यापारी जब एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि व्यापारी जब एक जगह से दूसरी जगह पर सामान भेजते थे तो सामान बांधकर उस पर गीली मिट्टी छापते रहेंगे और गीली मिट्टी पर क्या है, अपनी मुहर छापते होंगे और गीली मिट्टी पर अपनी मुहर से छाप बना देते हैं ताकि उनके सामान की पहचान बनी रह सके। तौल और नाप के लिए भी उनके पास व्यवस्थाएं थी, बटखरे और पैमाने का प्रयोग करते थे। ऐसी मुहरें दूसरे देशों में भी पाई गई, यानी कि दूसरे देशों में पाई गई हैं, खासकर मेसोपोटामिया, इराक में। लगता है कि उन दिनों इराक और हड़प्पा के नगरों में व्यापार होता था। इससे सिद्ध होता है कि इराक यानी कि मेसोपोटामिया से उस समय व्यापार होता था। फिर आता है लिखावट। लिखावट में क्या था कि हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें हैं उस पर जो संकेत के रूप में लिखा हुआ है उस लेख किसे हैं, जिससे उनके अक्षर चित्रों जैसे लगते हैं। चित्रों जैसे लगते हैं। विद्वान आज भी इस लिखावट को क्या है, पढ़ नहीं पाए, यानी कि पढ़ नहीं पाए हैं। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है, आद्य ऐतिहासिक युग के अंतर्गत रखते हैं। फिर इसके बाद आता है हड़प्पा संस्कृति के लोथल क्षेत्र में मिले बंदरगाह के अवशेषों से पता चलता है कि ये लोग नदी या समुद्र से व्यापार करते थे। जो लोथल में बंदरगाह मिला है इससे ये सिद्ध होता है कि ये व्यापार जो है नदी तथा समुद्र से रास्ते करते थे। फिर इसके बाद आता है लोथल मुख्यतः व्यापारिक नगर रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बंदरगाह, मोदी, मोहरे तथा गोदाम के बहुत से बड़े अवशेष मिले थे। नगर निर्माण योजना के साथ साथ अन्य विशेषताओं के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इसकी शासन व्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ रही होगी। क्यों? क्योंकि उस समय जो व्यवस्थाएं थी, जो बना हुआ था, जो आकार प्रकार थे, वो बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से था। इससे सिद्ध होता है कि सुदृढ़ व्यवस्था रही होगी शासन की और अन्य चीज़ों का। फिर दिया कि युद्ध संबंधी अस्त्र शस्त्रों का न मिलने के कारण कहा जा सकता है कि राज्य में शांति एवं सुव्यवस्था रही होगी। क्योंकि जब कोई ऐसा औजार नहीं मिला, कोई ऐसी वस्तु नहीं मिली जिससे अस्त्र शस्त्रों का, तो इससे सिद्ध होता है कि राज्य में शांति रही होगी। फिर इसके बाद आता है नगरों का खत्म होना, यानी कि नगरों का खत्म कैसे हो गया कि आज से 4-5 हज़ार साल पहले हड़प्पा नगर बने हुए थे। ये नगर लगभग 1000 साल तक थे, लेकिन फिर किसी कारण से ये नष्ट हो गए और मिट्टी में दब गए। इसका कारण क्या रहा होगा? या तो बाढ़ आ गया होगा, भूकंप आई होगी, महामारी आई होगी या आक्रमण हुए होंगे। इसके कारण से ये नगर नष्ट हो गए। नगर निर्माण कला का विकास इस सभ्यता की विशिष्ट देन है। सभी भारतीय लिपियां बाएं से दाएं लिखी जाती, यानी कि जो भारतीय लिपि हैं उनको हम सब लोग बाएं से दाएं लिखते हैं, लेकिन हड़प्पा की लिपि जो है दाएं से बाएं लिखी जाती थी और यह सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता कहलाती है। कांस्य युगीन का मतलब है कि कांसा का प्रयोग होता था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हम सब लोग विश्व की प्राचीन सभ्यताएं। विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में सबसे पहले हम देखते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है ये 5000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के बीच की मानी जाती है। यह सभ्यता दजला फरात नदी के किनारे विकसित हुई। कहाँ पर हुई थी? दजला फरात की नदी के किनारे विकसित हुई थी। जिगरत के इनके प्रमुख देवता थे। जिगरत जो थे इनके प्रमुख देवता थे और ये प्रमुख देवता निवास करते थे और इनकी लिपि कैसी थी? चित्रात्मक थी। जो चित्रात्मक लिपि थी, इनकी लिपि जो चित्रात्मक थी, इससे हम आप जानते हैं कि चित्र के माध्यम से उस समय प्रदर्शित किया जाता था। फिर इसके बाद आता मिस्र सभ्यता। जो मिस्र की सभ्यता थी ये भी 5000 ईसा पूर्व से लेकर के 2000 ईसा पूर्व के बीच की मानी जाती है। ये मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहते हैं। हम आप जानते हैं मिस्र की नील नदी को वरदान कहते हैं
और ये शवों को संरक्षित करने, जिसे पिरामिड कहा जाता है, शवों को संरक्षित करने के लिए क्या करते थे कि उनके शरीर पर नाइट्रोजन का कुछ पदार्थ, नामक पदार्थ डालते थे और लेप लगा करके क्या करते थे, उसे पतले व मुलायम कपड़ों से ढक करके रख देते थे, यानी रखा जाता था। इस प्रकार शरीर को क्या कहते हैं, मम्मी कहते थे। क्या कहते, मम्मी कहते हैं। और इनको पिरामिड के अंदर रखा जाता था। इस प्रकार से फिर आगे देखते हैं हम सब लोग क्रीट सभ्यता। जो क्रीट सभ्यता थी ये 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। तो यह महान द्वीप सभ्यता भी कहते हैं, इसे महान द्वीप सभ्यता भी कहा जाता है। यह सभ्यता भूमध्य सागर, यानी कि ये सभ्यता जो थी भूमध्य सागर के किनारे विकसित हुई थी। और यहाँ पर सुंदर चित्रकारी के बर्तन बनाए जाते थे जो विभिन्न जगहों पर एक दूसरे देशों में मांग रहती थी। क्योंकि इनकी जो चित्रकारी थी बहुत सुंदर थी, इसलिए इनके बर्तनों का एक देश से दूसरे देश में बहुत मांग रहती थी। फिर इसके बाद आता है चीन सभ्यता। हम आप जानते हैं चीन सभ्यता जो है ये लगभग 2000 ईसा पूर्व के लगभग मानी जाती है। जो 2500 ईसा पूर्व के लगभग मानी जाती है, यह सभ्यता जो है ह्वांग हो नदी के किनारे विकसित हुआ था। कहाँ पर, ह्वांग हो नदी के किनारे विकसित हुआ था। साटन के कपड़े तथा बांस पर लिखना सबसे पहले चीन ने प्रारंभ कर दिया था। और इस प्रकार से लिखने का जो काम शुरू हुआ, सबसे पहले किसने शुरू किया, चीन ने शुरू किया था। और कागज़ का आविष्कार कहाँ पर हुआ था, कागज़ का आविष्कार भी चीन में हुआ था। इस प्रकार से आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।